नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं अनब्रेकिंग। अनब्रेकिंग के इस विशेष वीडियो झारखंड की बात रांची के अखबारों के साथ में आपका स्वागत है। दरअसल आज कुछ खबरें बड़ी इंटरेस्टिंग हैं। एक तो अखबारों में कुछ खबरें ऐसी भरी हुई हैं जिनसे पता चलता है कि अफसरशाही, इस राज्य के अफसर किस तरह से कमाल कर रहे हैं। तो एक तो उस पर बात करेंगे कि अफसरों का कमाल जो चल रहा है और बेचारे मंत्री और सारे लोग उनके सामने कहीं कोई मुझे नहीं लगता कि असर कोई दिखाई दे रहा है। और दूसरी बात कि हेमंत सोरेन एकदम से एक्शन में। बाबूलाल मरांडी चर्चा में है हमेशा की तरह। कभी कि अध्यक्ष पद से हटाए जा रहे हैं, कभी होता है कि वो भारतीय जनता पार्टी उनको किनारे लगा देगी, हाशिए पर पहुंचा देगी। लेकिन दरअसल दिक्कत क्या है, बाबूलाल मरांडी कुछ ऐसी स्थितियां हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ा मुश्किल काम है और इसके चलते बाबूलाल मरांडी के लिए स्पेस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पर भी बात करेंगे। खबर छपी है दैनिक जागरण में। और दरअसल जो सबसे एक रोचक दिलचस्प जानकारी है, वो जानकारी प्रभात खबर, और वहीं से शुरू करते हैं। प्रभात खबर में एक खबर लगी है, झारखंड में महाकुंभ का न्योता देने यूपी से पहुंचे 2 मंत्रियों का रोड शो। अब रोड शो के बारे में बहुत जानकारी तो इस खबर में नहीं दी गई है, लेकिन ब्यूरो प्रमुख ने खबर लिखी है और इसमें ये बताया गया है कि इन लोगों ने जो जो 2 मंत्री आए हैं, योगेंद्र उपाध्याय और सुरेश राही, इन लोगों ने 2 मंत्रियों ने रोड शो किया और पत्रकारों को तैयारी की जानकारी दी है कि महाकुंभ में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या इंतजामात हैं श्रद्धालुओं के लिए। और ये योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि राज्यपाल संतोष गंगवार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित झारखंड की समस्त जनता को महाकुंभ बुला रहा है। श्रद्धालुओं के लिए स्वागत और सुविधा के लिए यूपी सरकार ने व्यापक तैयारी की है। महाकुंभ में अंतरराष्ट्रीय सहभागिता और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ इसे ऐतिहासिक बनाने की दिशा में काम हो रहा है। महाकुंभ में एक भारत श्रेष्ठ भारत, समावेशी भारत की दिव्य और जीवंत झांकी होगी। और उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में गंगा, यमुना और सरस्वती के पावन संगम पर महाकुंभ आध्यात्मिक इतिहास रचेगा। ये सब चीजें हैं। अब सवाल ये है, जो मेरे दिमाग में सवाल उठता है वो ये उठता है कि मंत्री लोग किसी धार्मिक आयोजन के प्रचार प्रसार के लिए न्योता लेकर के मंत्री की हैसियत से कैसे जा सकते हैं और क्यों जाना चाहिए। इस समय संविधान को लेकर के तमाम तरह की बहस चल रही है, बाबा साहब को लेकर के बहस चल रही है। बाबा साहब को लेकर के भारतीय जनता पार्टी भी लगातार ये कह रही कि भाई बहुत अपमान किया है कांग्रेस ने, तो कांग्रेस माफी मांगे। कांग्रेस और विपक्षी दल दूसरी तरफ कह रहे हैं कि बाबा साहब के बारे में जो कमेंट, जिस तरह की बात अमित शाह ने अभी लोकसभा राज्यसभा में की, उस पर अमित शाह माफी मांगे, इस्तीफा दें, नहीं तो प्रधानमंत्री को उनको हटा देना चाहिए। इतने तीखे उस पर चीजें चल रही हैं। कल रविशंकर प्रसाद ने जिस तरह से बाबा साहब को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला, अब ये जो पूरा किस्सा है मंत्री आने का, क्या ये बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश है या ठीक उल्टा उसके खड़े होने की कोशिश है? ये एक सवाल है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब से कतई सहमत नहीं होती। शुरू से आप देख लीजिए, उनके जो वैचारिक पूर्वज हैं, आरएसएस, सावरकर, हिंदू महासभा, रामराज परिषद, ये सारे संगठन, आपको याद होगा कि इन्होंने या पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता देता हूं और आप गूगल कर सकते हैं इसे, कि इन्होंने रामलीला मैदान, दिल्ली के रामलीला मैदान में बाबा साहब अंबेडकर का पुतला फूका। बाबा साहब अंबेडकर को जितनी चुनिंदा गालियां दी जा सकती हैं
उतनी चुनिंदा गालियां इन लोगों की तरफ से, इन संगठनों, इनके पूर्वजों की तरफ से दी गई हैं। और संविधान को जिस तरह से नकारा, जितना नकारा जा सकता है, संविधान की भी होली जलाई जा चुकी है। जितना नकारा जा सकता है उतना ये लोग नकारते रहे हैं। बाबा साहब को लेकर के कांग्रेस पे जो भी आरोप लगाएं, लेकिन उससे पहले भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी बाबा साहब को गाली देने में, बाबा साहब को दरकिनार करने में, बाबा साहब का इस्तीफा करवाने में भारतीय जनता पार्टी के जो वैचारिक पूर्वज लोग थे उनकी सबसे बड़ी भूमिका थी। जो जो बातें लगातार कही जा रही हैं कि बाबा साहब ने इस्तीफा क्यों दिया, नेहरू ने इस्तीफा देने मजबूर कर दिया, कांग्रेस ने मजबूर कर दिया। कांग्रेस नेहरू ने नहीं मजबूर कर दिया। नेहरू ने तो उसी समय चिट्ठी लिख करके बाबा साहब को ये कहा कि भाई आप जब तक सत्र चल रहा है तब तक बने रहिए। उस चिट्ठी का जिक्र नहीं करते ये लोग, कोई और चिट्ठी का जिक्र करते हैं जो बाद में कहीं लिखी गई है कि भाई क्या फर्क पड़ता है। वो मामला बिल्कुल वैसा है कि बाबा साहब एक तो कांग्रेस पार्टी से नहीं थे, उनकी अपनी पार्टी थी। बाबा साहब जो है वो कांग्रेस के साथ कभी संघर्षों में नहीं थे। बाबा साहब एक विद्वान थे, बाबा साहब के अपने संघर्ष थे, बाबा साहब का एक संघर्ष अलग किस्म का था जो बिल्कुल बहुत जरूरी संघर्षों में से था। इस सब को वो करते हुए कांग्रेस ने बाबा साहब को सम्मान दिया, संविधान सभा में बैठाया, संविधान सभा में सबसे इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी दी और उनके जो भी सुझाव रहे उन सुझावों को बहुत तवज्जो दी गई। लेकिन जिस तरह से इलेक्टोरल पॉलिटिक्स होती है, उस पॉलिटिक्स में राइट विंगर्स ने बहुत जबरदस्त ढंग से धमाल मचा रखा था। और 1952-51 के चुनाव से पहले हिंदू कोड बिल जिसकी बात करते हैं कि हिंदू कोड बिल नेहरू लेकर के आए, हिंदू कोड बिल नेहरू लेकर के नहीं आए थे। हिंदू कोड बिल जो तैयार किया था बाबा साहब ने तैयार किया था। और बाबा साहब दरअसल इस्तीफा भी हिंदू कोड बिल के उस पर दिया था, ना कि 370 पर दिया था और SC ST की उस पर दिया था। उन्होंने जिक्र किया कि ये सारी चीजें हैं लेकिन मैं इनको इग्नोर करता रहता हूं। अब चूंकि हिंदू कोड बिल इससे रोका जा रहा है इसलिए मैं अब नहीं रुक सकता। उन्होंने बहुत साफ लिखा है कि स्वतंत्रता के दौरान, स्वतंत्र भारत तो मतलब स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद इतना बड़ा कदम शायद ही कभी उठाया गया हो। हिंदू कोड बिल उसको लेकर के उन्होंने, और नेहरू की अपनी मजबूरियां थी। खैर ये सब इशू बनाते रहते हैं। बाबा साहब के सबसे बड़े भक्त भारतीय जनता पार्टी की, भाई हमने मूर्ति स्थापित कर दी, हमने ये कर दिया, हमने चैत्य वो बना दिया और हमने जो है वो बाबा साहब को वो दिलवा दिया, क्या बोलते हैं, भारत रत्न दिलवा दिया। अरे भाई भारत रत्न देने से बाबा साहब भारत रत्न हो जाए तो फिर ऐसे तो किसी को भी दे दो। सचिन तेंदुलकर को दे दिया ना भारत रत्न, उससे क्या हुआ? आडवाणी जी को भी दे दिया भारत रत्न, उससे क्या हुआ? क्या भारत रत्न हो जाएंगे? लेकिन अंबेडकर जी भारत रत्न पहले से थे, उनको भारत रत्न देने से वो भारत रत्न नहीं बनते। या जो जो बात, और जिस सरकार ने भारत रत्न दिया है VP सिंह की सरकार ने दिया है। भारतीय जनता पार्टी इसमें सहयोगी मात्र थी और ये बात नहीं भूल, सहयोगी भी नहीं थी, सपोर्ट करती थी बाहर से। और ये बात तो भारतीय जनता पार्टी वाले लोगों को थोड़ा उसमें रखते हैं कि VP सिंह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ 89 के चुनाव में मंच शेयर करने से इनकार कर दिया था। तो ये सब बातें सब भूल जाते हैं, छिपा लेते हैं इनको। और मंडल को लेकर के जिस तरह का विरोध भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हुआ था इनडायरेक्टली, वैसा विरोध तो किसी ने नहीं किया। हमें याद है ABVP के लोग किस तरह से, तब मैं भी स्टूडेंट हुआ करता था, कैसे वो लोग इन चीजों को लेकर के पूरे कैंपस में, हर कैंपस में माहौल बनाए हुए थे। तो खैर, तो ये है कि साहब महाकुंभ में 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद। 45 करोड़ श्रद्धालुओं का मतलब क्या हुआ? 45 करोड़ श्रद्धालुओं का मतलब हुआ, ये इतना बढ़ा चढ़ा करके और अखबार छाप भी देता है। पहले तो 20% नॉन हिंदू हैं देश में, तो 145 करोड़ की आबादी भी मानी जाए तो उसका 20% 20 करोड़
और 29 करोड़ तो ये हो गए। अब आप 29 करोड़ 145 में से निकाल दीजिए तो बचा 111 करोड़। 111 करोड़ में 45 करोड़ आ जाएंगे। इसका मतलब ये हो गया कि अगर एक परिवार 2.5 लोगों का है तो हर परिवार से आदमी आ जाएगा, वो चाहे आदिवासी हो चाहे वो। तो इस तरह के फालतू के वो उठा के रख रहे हैं। मेरा तो बस एक सवाल अपने दर्शकों की तरफ भी रख रहा हूं, वो भी पूछे सोचे कि क्या कोई, मान लीजिए कि राजस्थान में जो सरकार है उसका कोई मंत्री अजमेर शरीफ का जो उर्स होता है उसका न्योता लेकर के पूरे देश में घूमना शुरू करे तो भारतीय जनता पार्टी वाले किस तरह से रिएक्ट करेंगे? बस इस सवाल पर सोचिए और जवाब तलाशिए और इस खबर को भी उसके साथ रख करके देखिए। अच्छा तरीका क्या है इस तरह की चीजों का देश को आगे ले जाने का? मैं कोई समाजवादी पार्टी का सपोर्टर नहीं रहा हूं, लेकिन जो महाकुंभ 12 से 17 के दौरान हुआ था, उस कुंभ में जो इंचार्ज थे, कुंभ के इंचार्ज मंत्री थे, वो मुस्लिम थे और बहुत अच्छी व्यवस्थाएं उस समय के हिसाब से की गई थी। अब ये जो है, जो कहते हैं ना कि एकता दिखेगी, तो एकता वो दिखती है, ना कि एकता ये कि मुसलमानों की एंट्री वहां बैन कर दो कि मुसलमान नहीं जाएंगे, कार्ड लटकवा दो कि भाई मुसलमान हूं मैं, नाम लिखा होना चाहिए, दुकानें नहीं मुसलमान लगाएंगे, ये सब चल रहा है। तो खैर, तो ये खबर हो गई। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट खबर कि भाई अफसर क्या कर रहे हैं। झारखंड में अफसरों ने बहुत बहुत मजे लिए, बहुत मजे लिए। तो एक खबर लगी है दैनिक भास्कर में पहले पेज पर, जिसका जिक्र करना चाहूंगा। एमआरपी से ज्यादा कीमत पर शराब बिकने पर निलंबित 9 उत्पाद दरोगा निलंबन मुक्त। और ये निलंबन मुक्त किस लिए हुए हैं? क्या इनके खिलाफ जो विभागीय जांच हुई या जो भी जांच हुई उसमें क्या इनको दोष, इनका दोष नहीं पाया गया? क्या इस वजह से इन्हें निलंबन से हटा दिया गया है? आप कहेंगे यही यही वजह होनी चाहिए, निलंबन मुक्त कर दिए गए और फिर से बहाल कर दिए गए काम पर। दरअसल जो काम बता, इसमें जो लोग थे ये गुमला, बोकारो, रांची और धनबाद जिले में पदस्थापित थे। निलंबन वापस लेने का जो तर्क सरकार की तरफ से या अफसरों की तरफ से बताया जा रहा है विभाग की तरफ से, वो अजीबोगरीब है। उत्पाद आयुक्त अमित प्रकाश ने 13 दिसंबर को जारी अपने आदेश में कहा है विभाग में कर्मचारियों की कमी है। कार्य हित और राजस्व हित में सभी को निलंबन मुक्त करते हुए पदस्थापित किया जा रहा है। सभी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई चलती रहेगी, लेकिन राजस्व हित में, कार्य हित में इनको निलंबन मुक्त किया जा रहा है। तो एक तो है जोरदार खबर, ये अफसरशाही का हिसाब देख लीजिए कैसे, अब क्या हुआ होगा पता नहीं। ये जो लोग हैं, जिन जिन अफसरों पर कार्रवाई हुई थी, प्रदीप कुमार करमाली गुमला के, सन्नी विवेक बोकारो के, प्रकाश मिश्रा रांची के, प्रदीप कुमार शर्मा रांची के, दिलीप कुमार शर्मा रांची के, जॉय हेम्ब्रम धनबाद के, अमित कुमार गुप्ता धनबाद के, कुलदीप कुमार धनबाद के। अब 4 दिसंबर को इनको जो है वो किया गया था, और 9 दिसंबर को, ये 26 नवंबर को सस्पेंड किया गया था। 4 दिसंबर को स्पष्टीकरण पूछा गया, 9 दिसंबर को स्पष्टीकरण दे दिया इन लोगों ने, और उसके बाद 13 दिसंबर को इनको स्पष्टीकरण के आधार पर नहीं हुआ है। इनको, जो अखबार ने लिखा है, कर्मचारियों की कमी, कार्यहित और राजस्व हित में इनको निलंबन मुक्त किया जाता है। तो अब इसका हित कहां सधा, ये आप ही समझ लीजिए। ये जो उत्पाद आयुक्त हैं,
ये 31 दिसंबर को रिटायर हो रहे हैं। 9 लोगों को इन्होंने निलंबन मुक्त कर दिया, और वो भी ईयर एंड में। आप अंदाजा लगाइए कि जो उत्पाद दरोगा एमआरपी से ज्यादा कीमत पर शराब बिकवा रहा था, उस पर रोक नहीं लगा रहा था, तो क्यों कर रहा था ऐसा? और शराब की बिक्री इस समय ईयर एंड में सबसे ज्यादा होती है। अब ये उत्पाद दरोगा निलंबन मुक्त हो गए, फिर से अपनी जगह पर काम करने लगे। ये क्या करेंगे, और इनका निलंबन मुक्ति किस वजह से हुई, ये भी समझ लीजिए। 31 तारीख को उत्पाद आयुक्त जो है अमित प्रकाश, उनको रिटायर हो रहे हैं। तो एक स्टोरी ये है जो हमने आपको स्टोरीज बताई, एक स्टोरी ये है। और दूसरी स्टोरी है, वो भी बड़ी मजेदार है। वो स्टोरी कृषि मंत्री जो है शिल्पी नेहा तिर्की, ये बहुत यंग मिनिस्टर हैं, बहुत उत्साही हैं, और जब से मिनिस्टर बनी है तब से लगातार एक्टिविटी इनकी दिखाई देती है, और जिस तरह से ये काम कर रही हैं उसमें लग रहा है कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन अब आप सोचिए कि राज्य स्तरीय रबी कर्मशाला हुई कल सोमवार को। उसमें सब अफसर आए। बीज वितरण पर जिला कृषि पदाधिकारी उनके सवाल का जवाब नहीं दे पाए, सिर झुकाकर खड़े रहे। इससे मंत्री नाराज हो गई और उन्होंने बोली, मक्खी मारने ऑफिस आते हैं क्या? अगली बार योजनाओं से संबंधित पूरी जानकारी लेकर आए। मंत्री ने जब कर्मशाला को संबोधित करना शुरू किया तो सबसे पहले जिला कृषि पदाधिकारी से विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में सवाल पूछना शुरू किया। बोकारो के जिला कृषि पदाधिकारी से इसकी शुरुआत हुई। उन्होंने कई योजनाओं के बारे में मंत्री ने पूछा, पर वे बता नहीं सके, चुपचाप खड़ा रहे। इसके बाद धनबाद, दुमका, गोड्डा सहित सभी इनसे पूछा गया, वो भी कुछ नहीं बता पाए। मंत्री के सवाल पर हॉल में सन्नाटा पसरा रहा। इसके बाद मंत्री ने 31 दिसंबर तक अलग अलग कार्यशाला आयोजित करने का टास्क दिया है। गोड्डा के जिला कृषि पदाधिकारी को शो कॉज, क्योंकि वो आए नहीं। अब आप सोचिए कि सरकार इतनी बढ़िया बढ़िया योजनाएं बनाए जो वो सोचती है कि बढ़िया है, और कृषि में है बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारी सब्सिडी वाली योजनाएं हैं जो दूसरे राज्यों के मुकाबले झारखंड में बेहतर योजनाएं। अब उन योजनाओं के बारे में अगर जिला कृषि पदाधिकारी को पता ही नहीं है उन स्कीमों के बारे में, तो उनका इफेक्टिव जो संचालन है वो कैसे होगा, डिलीवरी कैसे होगी? तो ये इस बात को मुझे लगता है शिल्पा नेहा तिर्की ने जरूर पकड़ा होगा। और दिक्कत यहीं पर है कि स्कीमें आप बहुत अच्छी बनाइए, बड़ी इनोवेटिव स्कीमें बनाइए, लोगों को उससे मदद मिलनी चाहिए, सारे रिकॉर्ड बन जाएंगे। इन स्कीमों को इम्प्लीमेंट जिनको करना है, जिनको लागू करना है, उन अफसरों को कोई लेना, उनको सिर्फ जिस चीज से लेना देना है वो चीज आ जाए, बाकी कौन सी स्कीम है, क्या करना, बाकी लोग देखेंगे। ये चल रहा है। ये स्टोरी तो यही बताती। और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। इस राज्य में पैक हाउस एक योजना है, नाबार्ड के साथ मिलकर सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी और स्टेट गवर्नमेंट का भी उसमें योगदान होगा। पैक हाउस मतलब ये है कि जो सब्जी और जो बागवानी में जो लोग लगे हैं, सब्जी उत्पादन करते हैं या फल उत्पादन करते हैं, उनके लिए एक पैक हाउस दिया जाता है जो करीब 3.5 लाख ऐसे कुछ उसकी कॉस्ट होती है, और उसमें 10% किसान को देना होता है। बाकी पैसा या 10% या 50% देना होता है किसान को, और कई फ्री भी होते हैं। तो बाकी पैसा जो है वो सरकार सब्सिडी के तौर पर देती है। आप पाएंगे कि यहाँ ढेर सारे पैक हाउस बने हुए दिखाई देंगे। इससे पैक हाउस में होता क्या है? पैक हाउस में आपको सब्जियों के संरक्षण
एक तो ड्रायर होते हैं कि आप पत्तियां सुखा सके, कुछ सब्जियां जो होता है ना सुखा के उसको, जैसे मेथी वगैरह सुखा के बेची बेची जा सकती है। और इसके अलावा कुछ जैसे टमाटर ज्यादा दिन तक रखना हो या कोई ऐसी सब्जी रखनी हो तो उसका इंतजाम, इस तरह की कुछ उसमें व्यवस्थाएं होती हैं पैक हाउस में। एयर कंडीशनिंग और ये सब भी होता है, टिन का होता है पैक हाउस। तो सबको मिला होगा टारगेट, ये मैं 2 साल पहले 3 साल पहले की बात बता रहा हूँ, सबको टारगेट मिला होगा कि भाई करना है करना है करना है। पैक हाउस का मतलब ये हो गया कि किसानों की आय इससे बढ़ेगी। तो वो पैक हाउस मैं आपको बताऊं कि आपको बहुत सारी पंचायतों में, बहुत सारे ब्लॉक्स में ढेर सारे पैक हाउस दिखाई देंगे। लेकिन वो पैक हाउस कैसे लगे हैं इसकी कहानी अगर पता की जाए और अखबार छापे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग भ्रष्टाचार की कहानियां निकल के आएंगी। होता क्या है, उन पैक हाउस में जो उपले हैं वो रखे जाते हैं, कंडे रखे जाते हैं, जानवर बांधे जाते हैं, भूसा रखा जाता है, इस तरह की चीजें रखी जा रही हैं। उनका कोई इस्तेमाल नहीं होता है अधिकतर का, या रहने के लिए भी इस्तेमाल होता है। सामने से गेट लगा है, पीछे से भी एक गेट खोल लिया है, वहां से सब करते हैं, सामने से दिखाई नहीं देता। अब ये कैसे हुआ? होता यह है कि जो कंपनी है और जो एजेंट हैं वो क्या करते हैं कि पैक हाउस लग जाने पर उनको मान लीजिए 3.5 लाख का है, 35,000 मिलते हैं, देना होता है किसान को, तो बचा 3,15,000 जो कंपनी को सीधे मिल जाएगा। और 35,000 किसान, अब किसान 35,000 के चक्कर में लगवाना नहीं चाहता, उसके पास है नहीं कुछ ऐसा इंतजाम, यहाँ चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खराब है। तो ये क्या करते हैं, आप 35,000 भी मत दो, हम आपको टिन का शेड लगा देंगे। और इस तरह से खाली शेड लग जाता है जो 50-60,000 1 लाख में लग जाता होगा। अब वो उसको फोटो वोटो खींच करके वो सैंक्शन हो जाता है और उनको 3,15,000 रुपए मिल गए। ये कहानी चल रही है और रिकॉर्ड में आ गया कि भाई ये जो पैक हाउस है ये काम कर रहे हैं, इतने पैक हाउस यहां लग गए, इतने पैक हाउस यहां लग गए, इससे किसानों की इनकम इतनी बढ़ गई। और इस तरह से किसानों की इनकम बढ़, ये सारी चीजें कृषि डिपार्टमेंट में चलती हैं। ऐसे ड्रिप वाला, ड्रिप का भी बहुत, हालांकि बहुत सारे किसान यहाँ फायदा उठा रहे हैं ड्रिप का, लेकिन ड्रिप का फायदा ड्रिप लगाने वाली कंपनियां भी उठा रही हैं, क्योंकि कई सारे आदिवासी और पिछड़े इलाकों के जो अंदरूनी इलाकों के लोग हैं उनके नाम से वो भर के सब्सिडी ले, वहां भी 10% देना होता है, बाकी 90% सब्सिडी। तो आप अगर इंटीरियर इलाकों में जाएंगे, कई जगह आपको वो जो लेटरल्स हैं वो पड़े हुए दिखाई देंगे। क्यों पड़े हुए दिखाई देंगे? क्योंकि एक नकली काम किया गया है किसी से, वो करके भैया तुम्हें हम पैसा दे ही देंगे थोड़ा बहुत, ये पाइप वाइप सिर्फ तुम्हारे काम आ जाएंगे, और इस तरह करके ड्रिप के वो लगा दिए जाते हैं। तो रिकॉर्ड में ड्रिप ज्यादा जगह दिखेगी और आपके वास्तविकता में वो लगी ही नहीं है, उसके पैसे निकाल लिए गए। ये कहानी चल रही है। तो ऐसे में क्या होता है, इनको इससे मतलब ही नहीं है। इन अफसरों को इसमें से जो कटवट मिलना है, अगर मिलना होता हो तो मिले, नहीं तो नाबार्ड कर रहा, फलाना कर रहा, धमाका कर रहा, वो एजेंसी है, वो जाने, हमारा जो हिस्सेदारी है वो मिल जाए, बाकी मतलब नहीं। तो इसलिए शिल्पी नेहा तिर्की को थोड़ा अगर वो कड़ाई करें तो यहाँ पर जितना जितना पैसा आता है कृषि में सेंट्रल गवर्नमेंट से भी और राज्य सरकार भी जो पैसा देती है, उससे पूरी तस्वीर बदल सकती है। तो ये दूसरी स्टोरी है। अब तीसरी स्टोरी पे करते हैं। तीसरी स्टोरी भी बड़ी मजेदार है। तीसरी स्टोरी छपी हुई है दैनिक जागरण में। दैनिक जागरण ने पहली ये जो शिल्पा नेहा तिर्की वाली स्टोरी है ये भी पहले पेज पर लगाई है। और एक और इन्होंने कहा है कि जो ये पीओज है, फार्म प्रोड्यूसर किसान उत्पादक संघ, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, एफपीओज, इनको मजबूत बनाना चाहती हैं। और इन्होंने कहा है कि गांव को के लोगों को आगे करके इसके पीछे खेल चल रहा है। अब से एफपीओ को दी जाने वाली राशि के क्रियान्वयन पर विभाग की नजर रहेगी। पूरी जांच के बाद ही एफपीओ को पैसे दिए जाएंगे। इस दौरान उन्होंने दुमका के एफपीओ के संबंध में जिला सहकारिता पदाधिकारी से रिपोर्ट मांगी। दरअसल अगर रांची जिले में एफपीओ पर जांच की जाए
अनगढ़ा ब्लॉक में, ओरमांझी ब्लॉक में, पिठौरिया में, इसमें क्या मुरहू या कौन सी जगह है, मुरहू नहीं, मैं नाम बोल रहा हूं, ठाकुरगंज के आगे, इन ब्लॉक्स में अगर देखा जाए तो फिर बहुत सारी कहानियां एफपीओ की भी निकल के आएंगी, और इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं ये चीजें भी निकल के आएंगी कि संचालन पर्दे के पीछे से कौन कर रहा है, उसका फायदा कौन उठा रहा है। देखना है क्या वो सरकारी अफसर है, उनके परिवार के लोग हैं, उनसे जुड़े हुए लोग हैं, ये जांच की बात है। चलिए खैर, तो तीसरी स्टोरी पे आ रहे थे। तीसरी स्टोरी है, जूता लेकर पहुंचे मंत्री, आदिवासी कल्याण आयुक्त को दिखाया। ये मंत्री हैं चमरा लिंडा, जो बिशुनपुर से झामुमो के विधायक हैं। ये दरअसल विभाग द्वारा, गुमला में विभाग द्वारा संचालित स्कूलों का निरीक्षण किया था इन्होंने पिछले दिनों। वहां पाया कि बच्चों को जो खाना उपलब्ध कराया जा रहा है वो गुणवत्तापूर्ण नहीं है, जूता, ड्रेस और बैग भी गुणवत्तापूर्ण नहीं है, जिस तरह की गुणवत्ता उसकी होनी चाहिए वैसी नहीं। तो ये वहां जो गुमला में स्कूलों में जो ये सब चीजें थी उनको ले लिया वहां से, और उसको लेकर के आदिवासी कल्याण आयुक्त अजय कुमार झा को टेबल पे जाके रख दिया। फोटो भी छपी है, टेबल पे बस्ता और जूता रखा हुआ। और चमरा लिंडा ने कहा कि भैया ये जो भेजा जा रहा है इसको काली सूची में डालिए जो भी आपूर्ति करता है, और गुमला के जिला कल्याण पदाधिकारी को मामले की जांच कर 3 दिनों में स्पष्टीकरण देने को भी कहा है। मंत्री ने आदिवासी कल्याण आयुक्त को बताया कि गुमला जिला के कई विद्यालयों में भोजन निर्धारित मेन्यू के अनुरूप नहीं था, दूध और फल की आपूर्ति नहीं है, और जो जूते वगैरह हैं ये सब जो जिस जिस क्वालिटी के होने चाहिए उस क्वालिटी के नहीं है, और इसलिए वो जूता लेकर के पहुंचे और जूता दिखाया आदिवासी कल्याण आयुक्त को, और उनसे कहा कि ये बिल्कुल तुरंत ठीक करो। इसके अलावा कहा है आदिवासी हेल्थ एटलस बनाइए कि जिससे कि ग्रामीण कल्याण अस्पतालों में सिकल सेल के उपचार की पूर्ण व्यवस्था बहाल की जाएगी, और इस और उन्होंने कल्याण विद्यालयों के बच्चों को राज्य के भीतर और पूरे देश में एक्सपोजर विजिट कराने की योजना बनाने को भी कहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है। उन्होंने साइकिल वितरण का कार्य बच्चों के नामांकन के साथ पूरा करने को कहा। दरअसल यहाँ भी जो ये आदिवासी कल्याण विभाग है, ये विभाग भी, जबकि ये विभाग हेमंत सोरेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगता है कि चमरा लिंडा को इसकी जिम्मेदारी, चमरा लिंडा को पहले तो बड़े विद्रोही किस्म के विधायक है ये पिछले लोकसभा चुनाव में भी जो वहां से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी थे रामेश्वर उरांव, उनके खिलाफ निर्दलीय खड़े हो गए थे, निलंबित किया गया, लेकिन ये अपनी जगह से इनको फिर टिकट दिया गया विधानसभा चुनाव में, जेएमएम में टिकट भी दिया। ये जेएमएम के ही विधायक थे, पहले भी थे, और इन्होंने समीर उरांव को हरा करके, ये समीर उरांव या जो भी हो उसको हरा करके ये वहां से आए और ये मंत्री बने। तो इनसे भी उम्मीद की जा रही है, चमरा लिंडा से, चूंकि ये पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, एग्रेसिव रहते हैं, एंग्री यंग मैन वाले इनकी छवि है, तो ऐसे में इनसे भी उम्मीद की जा रही है चीजें बदलेंगी। लेकिन अफसर जिस तरह से चल रहे हैं, आप देखिए इसमें क्या हुआ। अब ये हो गई 2 कहानी, 3 कहानियां हो गई, और चौथी कहानी जो है वो कहानी आपको मैं बताता हूं। चौथी कहानी भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, शायद जागरण नहीं है। चौथी कहानी जो है चौथी कहानी बड़ी, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। एक तो ये तो है ही है, सीजीएल वाला मामला चल ही रहा है। सीजीएल में जिस तरह की चीजें हुई हैं उसमें जिस तरह की चीजें हुई हैं उसको तो देख करके कह ही सकते हैं कि
क्या किस तरह का अपने यहाँ वो चलता है, कितने चलताऊ ढंग से सब काम होते हैं। अब देखिए, ये खबर ये है जो कि जो मैं कह रहा था पहले कि रिम्स, एक दूसरा रिम्स बनने वाला है, तो दूसरा रिम्स वाला सब कुछ तुरंत फटाफट अफसरों ने हर चीज वो कर दी है। ये खबर थी दूसरा रिम्स वाली, जागरण में खबर थी, उसका सब कुछ फटाफट। लेकिन दूसरी तरफ एक दिन पहले आपको हमने खबर बताई थी कि कैसे सरकार ने जो रिम्स है इसमें जो नई चीजें बननी थी उस पर रोक लगा दी और मरम्मत से काम होगा, ये हो गया है। ये सरकार नहीं, ये अफसर कर रहे हैं। तो आप इससे समझिए, और जो कांके में एक नया बनना है उसके लिए फटाफट चीजें हो रही हैं। उसके लिए कहीं कोई, हाँ, रांची में 1074 करोड़ की लागत से बनेगा नया मेडिकल कॉलेज। भूमि चिन्हित, रिम्पास की चिन्हित भूमि, रिम्पास के पास चिन्हित कर ली गई भूमि। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने प्रदान की प्रशासनिक स्वीकृति, और इनका कहना है रिम्स पर दबाव कम होगा, 343 करोड़ होंगे खर्च। हॉस्पिटल ब्लॉक का निर्माण 343 करोड़ की लागत से किया जाएगा। ओपीडी व डायग्नोस्टिक ब्लॉक का निर्माण 105 करोड़, एकेडमिक ब्लॉक का निर्माण 63 करोड़, ओपीडी एवं डायग्नोस्टिक ब्लॉक व एकेडमिक ब्लॉक का निर्माण 97 करोड़ की लागत से होगा। अस्पताल परिसर में 18 करोड़ की लागत से ऑडिटोरियम बनाया जाएगा। सब तय हो गया है, सब बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन रिम्स जो करा रहा है, जहां पर बहुत सारी चीजें नहीं है, उसकी चिंता आप सुनो को नहीं, क्योंकि नया प्रोजेक्ट होगा, नए तरह से चीजें होंगी, नए नए सब इंडक्ट किए जाएंगे, नई एजेंसियां आएंगी, नए ठेके होंगे, तो नए तरह के यहां एवेन्यूज भी बनेंगे। और वहां क्या है, वही फिर सब चलता रहता है, सवाल भी उठने शुरू हो जाते हैं। तो ये कहानी है। इस तरह की कहानियों पर हेमंत सरकार को रोक लगानी पड़ेगी, और अगर नहीं लगाएंगे तो फिर एंड ऑफ द डे कहने का मतलब 2-3 साल के बाद चीजें फंसी हुई नजर आने लगेंगी। आज तो नजर नहीं आ रही है। जैसे कल उन्होंने जो बैठक की कि सीजीएल परीक्षा से मामलों को लेकर बहुत ही सख्त निर्देश दिए हैं कि भाई इसको हाईकोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं उसके हिसाब से इसकी जांच पड़ताल हो जानी चाहिए, जांच पूरी करके और रिपोर्ट दीजिए, जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। चीफ मिनिस्टर बहुत साफ तौर पर ये कह रहे हैं। इस मरांडी की बात कर रहा था, बाबूलाल मरांडी, जो मैंने बताया कि वो बिल्कुल रखना, तो ये खबर जो है, इस खबर ने उनको जरूर वो दिया होगा, लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग जो जानकारी है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कौन बनने वाला है। जिन दो लोगों के नाम इन्होंने दिए हैं वो आदित्य साहू और डॉक्टर प्रदीप वर्मा, मतलब पिछड़े वर्ग से वो देना चाहते हैं। तो पिछड़े वर्ग से अगर देना चाहते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि पार्टी में एक तो चंपई सोरेन किस भूमिका में रहेंगे ये भी देखना पड़ेगा। चंपई सोरेन अगर प्रमुख भूमिका में नहीं रहते हैं, सीता सोरेन प्रमुख भूमिका में नहीं रहती हैं, गीता कोड़ा प्रमुख भूमिका में नहीं रहती हैं, तो जो मैसेज आदिवासियों के बीच में, खासतौर पे झारखंडियों के बीच में गया हुआ है, वो मैसेज उसको वो अरेस्ट नहीं कर पाएंगे भारतीय जनता पार्टी वाले। दूसरी बात कि ये लोग जो आदित्य साहू और प्रदीप वर्मा, इनके नाम अगर आते हैं, इनमें से कोई बनता है, ऐसा कोई बनता है, एक नाम और है नागेंद्र महतो या क्या नाम है, जो बगोदर के विधायक, तो वो भी अध्यक्ष बन सकते हैं। अब देखना यह है कि अगर महतो से नहीं बनता है, महतो कम्युनिटी से कोई नहीं होता, उसको ढंग से रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है, तो एक तरफ जयराम महतो है, दूसरी तरफ जेएमएम तो है ही। ओबीसी को लेकर के कांग्रेस जिस तरह से आक्रामक है, तो वहां पे भी दिक्कत है। खैर, बाबूलाल मरांडी 5 साल के लिए नेता प्रतिपक्ष हो जाएंगे, और मुझे लगता है कि इससे ज्यादा बाबूलाल मरांडी के लिए अब बहुत उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। तो ये है मामला। बस एक ये खबर अगर सही है कि बाबूलाल का भाजपा विधायक दल का नेता बनना लगभग तय,
तो सीपी सिंह के जो सपने थे वो कहीं ना कहीं मटिया मेट हो जाएंगे। सीपी सिंह चाह रहे थे, क्योंकि वो घोषणा कर चुके हैं कि आखिरी टर्म है उनका सक्रिय राजनीति में, आखिरी बार हैं वो, और चुनाव जीते भी इस वजह। पिछली बार तो उनका मार्जिन बहुत कम हो गया था, इस बार बढ़ गया। उसकी वजह रही उनकी इमोशनल अपील कि भाई आखिरी बार लड़ रहा हूं, इसके बाद चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो इतनी बार से जिताते चले आ रहे हो तो इस बार भी जिता दो। और सीपी सिंह जिस तरह से बीच में बिहेव करने लगे थे, उससे भी ये लगता था कि उनको कहीं ना कहीं संकेत है कि वो विधायक दल के नेता बनेंगे। लेकिन बाबूलाल जी ने जो है, हमें लगता है चीजें थोड़ा मैनिपुलेट कर ली हैं अपने पक्ष में। अमर बाउरी चुनाव हार गए तो इसलिए वो तो रास्ते में है नहीं। और बाकी दरअसल चंपई सोरेन को लेकर के सवालिया निशान लगातार लगते रहते हैं, गीता कोड़ा को लेकर के भी लगते रहते हैं, और सीता सोरेन को लेकर लगते रहते हैं। इसके चलते भारतीय जनता पार्टी के सामने असमंजस स्वाभाविक है कि इन लोगों को बड़ी जिम्मेदारी दें और या वापस फिर से अपनी पार्टी में चले जाएं। तो क्या भरोसा। तो इस वजह से अब देखना यह है कि भाजपा विधायक दल का नेता कितनी जल्दी, ये कहा गया था कि फरवरी में जब अध्यक्ष चुना जाएगा उसी दौरान भारतीय भाजपा का विधायक दल का नेता चुना जाएगा। लेकिन हमें लगता है कि जो चर्चाएं हैं वो ये हैं कि भाजपा विधायक दल का नेता बहुत जल्दी चुन लिया जाएगा। और अध्यक्ष का मामला जब ये जो इनका वो चल रहा है, सदस्यता अभियान चल रहा है, उस सदस्यता अभियान के खत्म होने के बाद यहाँ भी चल रहा है, बंगाल में भी चल रहा है, कई जगह चल रहा है। तो उसके बाद या फिर हो सकता है कि जो केंद्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो उसी के साथ चीजें हों। लेकिन तब तक के लिए विधायक दल का नेता का पद खाली नहीं छोड़ा जाएगा। अभी बजट सत्र शुरू होगा तो उसमें फिर विधायक दल के नेता की जरूरत होगी भारतीय जनता पार्टी को, और वो फुल सेशन होगा। फुल सेशन में केंद्र राज्य सरकार को घेरने के लिए नेता प्रतिपक्ष की जरूरत पड़ेगी। और नहीं तो फिर भारतीय जनता पार्टी के जो 21 विधायक हैं, वो विधायक ऐसा होगा कि उनका कोई नेता ही नहीं है। तो जिसका जो मन में आएगा, कोई स्ट्रेटजी काम नहीं कर पाएगी। इसलिए मुझे लगता है कि जल्द से जल्द ये घोषणा हो जाएगी कि बाबूलाल मरांडी विधायक दल के नेता है। तो चलिए आज की बात यही समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नई बात के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे। नमस्कार। जय हिंद।